एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियल नर्सिंग क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बताया था एंड कंट्रोल सिस्टम बताया था। थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में मैंने आपको बताया था कि ये दो कंपार्टमेंट में रहता है हमारी बॉडी में फ्लूइड। एक होता है इंट्रा सेलुलर एंड सेकंड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंटर सेलुलर मीन्स होता है विद इन सेल। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम ICF कहते हैं या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और सराउंडेड सेल या आउटसाइड सेल, सेल के बाहर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी 3 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड रहता है। इंट्रावेस्कुलर, जिसमें सारी वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज इन्वॉल्व होती हैं, और इंटरस्टिशियल जो टिश्यू स्पेसेस होता है वहाँ पे जो फ्लूइड अवेलेबल होता है या फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ट्रांससेलुलर। तो ये 3 कंपार्टमेंट में जितना भी अमाउंट ऑफ फ्लूइड होता है ये सारा मिला के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है, और सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड। देन इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इनका कंट्रोल कैसे होता है, कि बैलेंस बनाए रखने के लिए कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो वैस्कुलर सिस्टम फ्लूइड बैलेंस का कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। वैस्कुलर सिस्टम में क्या होते हैं, प्रेशर पॉइंट होते हैं। जब भी फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता है तो जो प्रेशर सेंसर्स हैं वो ADH का लेवल कम कर देते हैं, जिससे फ्लूइड एक्सक्रीट हो। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है तभी तो प्रेशर बढ़ा है। तो प्रेशर बढ़ा है मतलब फ्लूइड क्या हो गया, एक्सेस हो गया है, तो उसको क्या एक्सक्रीट करने की ज़रूरत है। तो वो ADH क्या करता है, रिटेन करने का काम करता है। तो प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो प्रेशर सेंसर्स क्या करेंगे, ADH का लेवल कम कर देंगे ताकि फ्लूइड क्या हो, एक्सक्रीट हो। उसी के अपोजिट अगर प्रेशर कम होता है तो ADH का लेवल बढ़ा दिया जाएगा, जिससे क्या हो, जितना भी फ्लूइड बॉडी में है वो रिटेन हो पाए। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड की मूवमेंट कैसे होती है बॉडी में। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट होता है या ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो 2 प्रकार से होता है। 2 टाइप्स के होते हैं ट्रांसपोर्ट। एक होता है एक्टिव और एक होता है पेसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पेसिव ट्रांसपोर्ट। तो 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये होता है, डिपेंड होता है ATP पे। क्यों डिपेंड होता है, क्योंकि एक्टिव हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की नीड होती है। अब एनर्जी कैसे मिलेगी, ATP से। हमने देखा था कि सभी जानते हैं कि सेल्स के अंदर क्या होता है, एनर्जी पॉइंट क्या होता है, ATP क्या प्रदान करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। तो क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड रहेगा, ATP पे। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है पूरी तरह किस पे डिपेंड रहेगा, ATP पे। इसके एग्जाम्पल हो सकता है सोडियम पोटेशियम पंप। अब सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, सेल के अंदर पॉजिटिव कैटायन क्या होता है, पोटेशियम, और सेल के बाहर होता है सोडियम। सेल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, सेल के बाहर सोडियम। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, पोटेशियम बाहर आएगा तो सोडियम अंदर जाएगा, सोडियम बाहर आ रहा है तो पोटेशियम अंदर जा रहा है। तो ये मूवमेंट चलती रहती है, और इस मूवमेंट को चलने के लिए आवश्यकता होती है ATP की और एनर्जी की। इस पंप को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ATP से। तो ये क्या होता है पूरा, जैसे मैंने बताया सोडियम पोटेशियम पंप एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट काय में डिपेंड होता है, ATP में। तो ये तो बात हो गई एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब सेकंड है पेसिव ट्रांसपोर्ट।
पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए कोई नो नीड ऑफ एनर्जी, इसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, कोई एटीपी की जरूरत नहीं होती। ये एटीपी पे या एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, लेकिन इसकी 4 स्टेप होती हैं। किसकी? पैसिव ट्रांसपोर्ट की 4 स्टेजेस होती हैं, या 4 टाइप नहीं बोलेंगे, 4 स्टेज ही बोलेंगे या स्टेप बोलेंगे। तो इसकी 4 स्टेप होती है। एक सबसे पहली होती है डिफ्यूजन, सेकेंड होती है फिल्ट्रेशन, थर्ड होगी होमोस्टैटिक और फोर्थ होती है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो 4 स्टेप होंगी किसकी? पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो फर्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? तो एक के बाद एक हम डील करते हैं। तो फर्स्ट जो है डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन में क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स मूव हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन है, इसमें क्या है? मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होंगे फ्लूइड में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि जैसे कि आप एक कप कॉफ़ी ले रहे हैं और उसमें आप फ्रेश क्रीम डालें, तो क्या होगा? कॉफ़ी तो क्रीम में नहीं डिज़ोल्व होगी ना। आप जब उसको स्टिर करेंगे तो क्या होगा? कॉफ़ी में क्रीम डिज़ोल्व हो जाएगी। डिफ्यूज़न यानी फ्यूज़न होना, ठीक है, घुलना उसमें। तो जब आप कॉफ़ी लेंगे उसमें क्रीम डालेंगे तो आप किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है? कॉफ़ी की मात्रा ज़्यादा है और क्रीम की मात्रा कम है। तो जो क्रीम है वो कॉफ़ी में फ्यूज़न होगा या कॉफ़ी में घुलेगी, ना कि कॉफ़ी क्रीम में। तो वही है कि मॉलिक्यूल क्या? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और फ्यूज़न मीन्स घुलना मिलना, है ना। अब सेकंड मैंने आपको क्या बताई थी? फिल्ट्रेशन। सेकंड क्या होता है? फिल्ट्रेशन। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर होना। तो इसमें क्या होता है? जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इसमें क्या होता है? रोल होता है। सेमी परमिएबल, परमिएबल अलग होता है, सेमी यानी कुछ, है ना। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि काम करती है किस? स्क्रीन का। ये क्या करती है? कुछ जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत शॉर्ट, बिल्कुल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और वाटर, इनको अलाउ करती है। जैसे कि एक स्क्रीन का काम कर रही है, यहाँ से सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, वाटर है, और यहाँ ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ये सिर्फ अलाउ कर रही है किसको? वाटर को, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये अलाउ कर रही है दूसरी तरफ जाने के लिए। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के इस तरफ सारा मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े छोटे वाटर सब कुछ है। तो ये मेम्ब्रेन क्या करेगी? अलाउ करेगी सिर्फ वाटर को, लिक्विड को, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको दूसरी तरफ जाने के लिए। अब इसी से हम तीसरी स्टेप जुड़ी हुई है, होमोस्टैटिक। तो इसमें क्या होगा? मान लो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये किस पे डिपेंड करता है? फिल्ट्रेशन पे। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन है, ये फिल्टर कर रही है। अब यहाँ से इसने अलाउ किया, वाटर हुआ, है ना, जो भी यानी लिक्विड हुआ, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इस साइड हो गए, लेकिन यहाँ पे जो वेस्ट है, वेस्ट कह सकते हो, या यहाँ पे आरबीसी हो सकती हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल हैं, और बहुत सी सेल्स हो गई, या वेस्ट है, ये यहाँ पे क्या होगा? रुक जाएगा। और स्टैसिस मीन्स क्या होता है? स्टैटिक मीन्स स्टे,
होमोस्टैटिक मीन्स यहाँ जब फिल्ट्रेशन होता है तो ये मेम्ब्रेन से वाटर को अलाउ करेगी या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि आरबीसी वगैरह यहीं पर रुक जाएंगे, तो ये क्या होगा, होमोस्टैटिक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोस्टैटिक। तो ये थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो आपका वाटर है, वाटर मूव लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। देखिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, जो डिफ्यूजन हो रहा है उसमें किसकी बात हो रही है, मॉलिक्यूल की बात हो रही है फर्स्ट, है ना, और इसमें किसकी बात हो रही है, आपके वाटर की बात हो रही है ना। तो डिफ्यूजन में आपके मॉलिक्यूल की बात हो रही है, देन उसके बाद क्या है, ऑस्मोसिस में आपके वाटर की बात हो रही है। दूसरी बात ये क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे पहले जाएगा, उसके बाद कम में। लेकिन इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, ऑस्मोसिस का आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, उसमें क्या होता है, मूव लो कंसंट्रेशन टू हायर। जहाँ पे कम है वाटर कहाँ पे जाएगा, पहले वाटर का मूवमेंट हो रहा है, वाटर कहाँ जाएगा, जहाँ पे उसकी कमी है पहले वो वहाँ पे मूव करेगा, उसके बाद हाई कंसंट्रेशन में। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है और ऑस्मोसिस में वाटर की बात करते। तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन जिसकी मात्रा ज़्यादा है उस तरफ डिफ्यूजन होता है, लेकिन मॉलिक्यूल हैं तो वो कहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे जिस चीज़ की हायर कंसंट्रेशन है। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कॉफ़ी में क्रीम डिजॉल्व होती है, ना कि क्रीम में कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी का कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। तो इसमें मॉलिक्यूल क्या होंगे, हायर से लोअर में जाएंगे, लेकिन इसमें वाटर की बात हो रही है जो कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करता है। तो ये क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी। आई होप आपको ये क्लास भी समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सारे डिसऑर्डर्स, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्लूइड में, उनकी डेफिशिएंसी एंड उसका एक्सेस होना। तो थैंक यू।